नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलेंगे जहां सिकंदर की विरासत और भारत का एक उभरता हुआ साम्राज्य आमने सामने आए। यह सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था, बल्कि दो दुनियाओं की टक्कर थी। एक ऐसी टक्कर जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। ये सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, बल्कि दिमाग की, रणनीति की और भविष्य देखने की क्षमता की कहानी थी। तो चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की अचानक मौत से। उसका इतना बड़ा साम्राज्य जैसे ही बिखरा, एक जबरदस्त पावर वैक्यूम यानी कि शक्ति का शून्य पैदा हो गया। और इसी शून्य से सिंधु नदी के दो अलग अलग किनारों पर दो नई ताकतों ने जन्म लिया, जिनका आमने सामने आना लगभग तय था। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? ये दोनों साम्राज्य लगभग एक ही समय पर खड़े हुए। एक तरफ भारत में चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को उखाड़ फेंककर एक अखंड साम्राज्य की नींव रख रहे थे, और दूसरी तरफ सेल्यूकस पश्चिम एशिया में सिकंदर की विरासत पर अपना हक जमा रहा था। अब यहीं पर असली टकराव की वजह छिपी थी। दोनों के लक्ष्य एक दूसरे से सीधे टकरा रहे थे। चंद्रगुप्त का सपना था एक ऐसा भारत जो एक हो, जिसकी सरहदें विदेशी ताकतों से पूरी तरह महफूज हों। वहीं सेल्यूकस उन्हीं सरहदों को फिर से जीतकर सिकंदर के अधूरे सपने को पूरा करना चाहता था। यानी ये टकराव सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि दो बिल्कुल अलग सोच का था। तो सवाल ये उठता है कि ये जंग आखिर हुई ही क्यों? सिर्फ महत्वाकांक्षा तो काफी नहीं होती। इसके पीछे कुछ ठोस भू राजनीतिक कारण थे, जिन्होंने इस टकराव को होना लगभग तय कर दिया था। देखिए, ये चार वजहें थीं जिन्होंने इस महासंग्राम की जमीन तैयार की। सेल्यूकस को लगता था कि भारत तो सिकंदर की विरासत है, उसे वापस लेना उसका हक है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रगुप्त और उनके गुरु चाणक्य, वो भारत की जमीन पर किसी भी विदेशी हुकूमत को बर्दाश्त करने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र से तैयार चंद्रगुप्त की विशाल सेना आत्मविश्वास से भरी हुई थी, और सिंधु घाटी पर दोनों का दावा, वो तो बस वो आखिरी चिंगारी थी जिसने इस बारूद में आग लगा दी। तो साल था लगभग 305 ईसा पूर्व। सेल्यूकस अपनी अनुभवी सेना के साथ सिंधु नदी पार करता है, और उसका सामना करने के लिए खड़ी थी चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल और जबरदस्त सेना। ये उस दौर की दो सबसे बड़ी सैन्य ताकतों का आमना सामना था। और मैदान में उतरते ही सेल्यूकस को जमीनी हकीकत समझ आने लगी। उसे ये एहसास होने में ज्यादा देर नहीं लगी कि उसका सामना किसी बिखरे हुए राज्य से नहीं, बल्कि एक चट्टान की तरह मजबूत, संगठित और अपने संकल्प पर डटे एक साम्राज्य से था। असल में मैदान पर मौर्य सेना का पलड़ा भारी था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थे उनके हजारों युद्ध हाथी। आप कह सकते हैं उस जमाने के चलते फिरते किले, जो दुश्मन की सेना को रौंद सकते थे। और ऊपर से मौर्य अपनी जमीन पर, अपने इलाके में लड़ रहे थे, जबकि सेल्यूकस की सेना अपने घर से हजारों मील दूर एक अनजान देश में अकेली खड़ी थी। लेकिन इस जंग का नतीजा वो किसी आखिरी खूनी लड़ाई से नहीं निकला, बल्कि बातचीत की मेज पर तय हुआ। सेल्यूकस एक समझदार जनरल था। उसे अपनी हालत का अंदाजा हो गया, और उसने एक ऐसी संधि की जो इतिहास में एक मिसाल बन गई। इस संधि से मौर्य साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में बहुत दूर तक फैल गई। चंद्रगुप्त को आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला। लेकिन बदले में सेल्यूकस को जो मिला ना, वो भी किसी खजाने से कम नहीं था। उसे मिला एक ऐसा सैन्य हथियार जिसकी उस वक्त कोई कीमत नहीं लगा सकता। 500। जी हाँ, 500। ये संख्या सुनने में शायद छोटी लगे, लेकिन प्राचीन युद्धों में इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा था। ये 500 हाथी सिर्फ जानवर नहीं थे, ये उस जमाने के लिविंग टैंक्स थे। और पता है, इन्हीं हाथियों का इस्तेमाल करके सेल्यूकस ने बाद में पश्चिम में अपने दुश्मनों को हराया और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। चंद्रगुप्त ने उसे शांति के बदले में एक तरह से एक अजेय हथियार दे दिया था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये संधि सिर्फ जमीनों का सौदा नहीं थी, इसने दो महान साम्राज्यों के बीच दोस्ती का एक नया दरवाजा खोला। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा, और उसकी लिखी किताब इंडिका आज भी हमें उस दौर के भारत की एक अनमोल झलक देती है। तो इस पूरी कहानी का, इस जंग और संधि का भारत के लिए असल में मतलब क्या था? इसका असर सिर्फ उस दौर तक नहीं रहा। इस एक घटना ने आने वाली सदियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर तय कर दी। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी। इस जीत ने मौर्य साम्राज्य को दुनिया के मंच पर एक महाशक्ति बना दिया।
इसने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया और एक ऐसे मजबूत साम्राज्य की नींव डाली जिस पर चलकर सम्राट अशोक ने अपने धम्म का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। ये सैन्य ताकत और कूटनीतिक समझ का एक बेहतरीन उदाहरण था। और आखिर में यही इस पूरी घटना का निचोड़ है। चंद्रगुप्त की इस जीत ने दुनिया को एक साफ संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ ज्ञान और संस्कृति का केंद्र नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली, एकजुट और संप्रभु राष्ट्र भी है जो अपनी रक्षा करना बहुत अच्छे से जानता है। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि क्या असली जीत युद्ध में थी या फिर उस कूटनीति में। चंद्रगुप्त ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती, बल्कि एक ऐसी शांति स्थापित की जिसने उनके साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। शायद सबसे बड़ी जीत लड़ाई के